आपके सामने है क्लास 6 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 12 एट टैगोर शांति निकेतन। ये चैप्टर राइटर ने एक ब्लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब राइटर इस शांति निकेतन जगह पर घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो जो चीज़ें उन्होंने देखी, जो जो अनुभव किया और जो जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने इस टॉपिक की चैप्टर की फॉर्म में उसको लिख दिया था। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। पर लेकिन सबसे पहले हम एक वर्ड को जानेंगे। ये है मूरल्स। मूरल्स क्या होती हैं? कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो डायरेक्टली दीवारों पर की जाती है। ज़्यादातर ये पेंटिंग्स किसी भी इमारत की बाहरी वाली दीवार पर की जाती है, तो इनको मूरल्स कहा जाता है। और ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड इस चैप्टर में कई बार यूज़ होने वाला है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। स्टार्टिंग में राइटर ने एक टॉपिक लिखा है कि इस टैगोर जी के शांति निकेतन में बहुत सी चीज़ें हैं करने को। शांति निकेतन ये विश्वविद्यालय से है या ये विचित्र शहर अचानक हमारे सामने रविंद्रनाथ टैगोर जी के लेखन की कुछ छवियां ला देता है। यानी वो कहना चाहती हैं कि यहाँ पर जो जो चीज़ें उन्हें देखा उनसे उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी की यादें आ जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की द्वारा लिखी गई हैं। साथ ही लेखक कहते हैं कि ये जगह में काफ़ी समय से मेरी विश लिस्ट में है, मतलब मैं काफ़ी समय से इस जगह पर जाना चाहता हूँ। जैसे ही भोलपुर स्टेशन पर मैं उतरा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पर गूस बम से मतलब है रोंगटे खड़े हो जाना। क्या होता है जब आप एक्साइटेड होती हो या आपको कपकपी लगती है तो आपकी स्किन में कुछ डॉट्स या फिर छोटे हेयर्स वो ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो इनको ही रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन। इतिहास। शांति निकेतन को महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था लगभग 1860 में। ये जमीन टैगोर जी के परिवार को बिलोंग करती है, पर लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर डकैत भी रहा करते थे और इनमें से एक जगह का नाम डकैत के ही नाम पर है। नाम है भुवन डकैत। देवेंद्रनाथ जब इस जगह से गुजर रहे थे तो यहाँ के लाल मिट्टी और चैटिम ट्री यानी सदाबहार पेड़ों की सुंदरता को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो अपना घर यहीं पर बनाएंगे और उसका नाम रखा उन्होंने शांति निकेतन। उस समय ये नहीं जानते थे कि एक दिन हमारी सांस्कृतिक प्रतीक का एक निशान बनने वाला है, यानी हमारे संस्कृति का प्रतीक बनने वाला है। कुछ समय बीतने के बाद यहाँ की सारी जगह ने ही शांति निकेतन नाम रख लिया, मतलब पूरी जगह ही शांति निकेतन बन गई। लेकिन लिटरली शांति निकेतन का मतलब क्या है? शांति निकेतन का मतलब है एबोर्ड ऑफ पीस, यानी जहां पर शांति का निवास हो, अंदरूनी शांति का निवास हो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ बताया गया है कि जल्द ही इस घर ने, ये घर जो इसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा था, वो एक आश्रम बन गया और जगह का नाम शांति निकेतन बना। जैसे ही आश्रम बना तो यहाँ पर वो लोग आ सकते थे जो यहाँ पर मेडिटेट करना चाहते हो या फिर कोई धार्मिक गतिविधियाँ करना चाहते हो। साथ ही इस आश्रम ने बंगाल में होने वाले मूवमेंट ब्रह्मो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। देवेंद्रनाथ जी के बेटे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर एक पाठ भवन शुरू किया, एक छोटा सा स्कूल जिसमें सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। उनका विचार था कि बच्चों को आर्टिफिशियल क्लासरूम में नहीं बल्कि प्राकृतिक वातावरण में उन्हें पढ़ाना है। ये सिस्टम कहलाया आश्रम सिस्टम। मुझे तो ये लगता है कि ये दो चीज़, जैसे प्राचीन गुरु शिष्य को शिक्षा देता था प्राचीन काल में यानी पुराने इतिहास में, और साथ ही अब के समय में जो मॉडर्न क्लास हैं उनका ये एक मिश्रण आश्रम सिस्टम। और आप अभी भी देख सकते हो कि ऐसी ही आश्रम सिस्टम अभी भी हम बड़े बड़े पेड़ों के नीचे क्लासेस को लगा हुआ देख सकते हैं। जल्द ही ये स्कूल विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया। अब विश्व भारती शांति निकेतन में घूमते वक्त लेखक ने जो अनुभव किया या देखा उसके बारे में अब लेखक बताएंगे। लेखक कहते हैं कि हमने इस टूर की शुरुआत यानी घूमने का जो शुरुआत की थी वो करी थी ब्रह्मा मंदिर से या फिर उपासना गृह से। ये दौरा हमने ब्रह्मा मंदिर या उपासना गृह से शुरू किया। एक धातु के गेट के पीछे मार्बल की प्लेट थी जिस पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे। बगीचे के बीचों बीच एक सुंदर सा सजावटी
ग्लास हाउस था। ये ग्लास हाउस जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, ऐसे हाउस आप बगीचों में देख सकते हो जो ब्रिटिश यहाँ से जाने के बाद छोड़ गए थे। साथ ही ये ब्रह्मा मंदिर कुछ स्पेशल डेट्स पर ही खुलता है और ज़्यादातर सालों के ज़्यादातर दिनों ये मंदिर बंद रहता है। कुछ दूरी पर जाने पर आप यहाँ पर खुली हवा में क्लासरूम देख सकते हो। हमने भी यहाँ पर खुली हवा में क्लासरूम देखी। यहाँ पर पुराने पेड़ों के नीचे सर्कल्स में ब्रांचेस लगे हुए थे। एक बेल एक रेड फ्रेम से लटकी हुई थी। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, एक फ्रेम से रेड बेल लटकी हुई है। और ये फ्रेम, जो ये रेड कलर की फ्रेम है, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी सांची स्तूपा में देखने को मिलती है। बिल्कुल वैसी ही ये फ्रेम है। नेक्स्ट आती है पेंटिंग्स के बारे में। पेंटिंग्स के बारे में लेखक कहती है कि हालांकि ये बिल्डिंग बड़ी ही साधारण है, लेकिन फिर भी इसमें भारतीय और इंडो इस्लामिक की कलाकृति और चिन्ह है। हमारे गाइड ने एक गर्ल्स हॉस्टल की तरफ इशारा किया जिसमें इंदिरा गांधी कुछ समय के लिए रही थी। बहुत सी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स दिखाई जिन पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी। और साथ ही उस समय की जो ओरिजिनल पेंटिंग है, जो कि पुराने समय में कलाकारों ने बनाई थी, वो अभी भी यहाँ पर संभाल कर रखी गई है। इस विश्व भारती स्कूल की जो बिल्डिंग है, उसको देखकर मेरा मस्तिष्क यानी मेरा दिमाग चकरा गया। ये बिल्डिंग जो कि ब्लैक कलर की है, साथ ही वाइट कलर्स में उसमें म्यूरल्स बने हुए हैं। मैंने म्यूरल्स आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, दीवारों पर की जाने वाली पेंटिंग्स। और इसकी पिक्चर भी आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की बिल्डिंग है जिसमें वाइट कलर्स की पेंटिंग्स की गई हैं। नेक्स्ट है, लेखक कहती है कि ये पेंटिंग देखकर आपकी सांस थम जाएगी। इसके बाद एक और बिल्डिंग है जिस पर रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए हैं और वो भी ब्लैक बिल्डिंग है। अब देखो रिलीफ स्कल्पचर क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है रिलीफ स्कल्पचर सॉलिड मतलब ठोस चित्र हैं जो कि स्टोन्स, वुड्स और क्ले द्वारा बनाई जाती है। ये एक मिक्सचर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस वातावरण में ढलने के लिए यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे अपनी अपनी कलाकारी में लगे हुए थे। मैंने भी उनमें से कुछ बच्चों से बातें करने की कोशिश की और उनको इस तरीके की कलाकारियाँ करते हुए देखना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बना रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा था और मुझे बहुत ही अद्भुत महसूस हो रहा था। एक सिल्क कलर में बिल्डिंग जिस पर बंगाली में कुछ लिखा हुआ था। मतलब एक बिल्डिंग में सिल्क शेड में बंगाली में कुछ लिखा हुआ था। काश मुझे भी बंगाली आती तो मैं उसे पढ़ सकता था। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ओरा ऑफ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, कि जब आप इस कैंपस में घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप देश के 100 साल पुराने हमारे भारत में घूम रहे हो। यानी इसमें घूमना बिल्कुल ऐसा है जैसे 100 साल पहले के आप देश में घूम रहे हो। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे टैगोर जी अभी इन्हीं किसी घर से निकलेंगे या किसी स्कूल से निकलेंगे और आपसे बातें करेंगे। और इनके हर कॉर्नर में, हर स्कूल के हर कॉर्नर में, हर दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि वो जैसे कि आपसे बातें करना चाहते हो, जो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाए गए हैं। अब मई के महीने में यहाँ पर येलो लेबनम ट्री की वजह से, यानी पीले पत्ते हो जाते हैं लेबनम के मई के महीने में, तो उनकी येलो की वजह से यहाँ पूरा ये बगीचा बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाता है। पूरा कैंपस गोल्डन कलर का हो जाता है, जो कि बड़ा ही सुनहरा और चमकदार लगता है। अब इसके बारे में सोचिए कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि ये किसी पोइट ने बनाई है या फिर किसी थिंकर ने, यानी किसी ने वैसे ही सोचकर ये पेंटिंग्स की हैं या फिर पोइट ने की गई हैं। अब आते हैं सृंजी शिल्पग्राम में। सृंजी शिल्पग्राम क्या है? कुछ किलोमीटर दूर चलने पर विश्व भारती से कुछ किलोमीटर दूर चलने पर एक आर्ट विलेज है जो कि भारत के आदिवासियों द्वारा दी गई चीज़ों का सेलिब्रेशन करता है। ये आदिवासी मूरस अपनी अपनी जगहों की चित्रकारियों को प्रकाशित करते हैं। अब यार
लेखक कहते हैं कि सिरिंची शिल्पग्राम के द्वारा बनाई गई दीवारों पर पेंटिंग्स के बारे में मैं कोई दूसरी पोस्ट लिखूंगा। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है, जैसे ट्राइबल आर्ट में आदिवासियों की इस कलाकारियों में अगर आपको दिलचस्पी आएगी, तो आप इस पर 1 से 2 घंटे भी बिता सकते हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर मूरल्स पर, दीवारों पर बनने वाली पेंटिंग्स पर आप 1 से 2 घंटा बिता दोगे। इतना ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों पर। शायद मुझे लगता है कि अभी भी इस कलाकारी में काम चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट अमर कुटीर में। अमर कुटीर क्या है? अमर कुटीर हाथ से बनाई हुई चीज़ों की एक दुकान है, जहाँ पर आप हाथ से बनाई हुई चीज़ें खरीद सकते हो। यहाँ पर इंक्लूडेड है गारमेंट्स, लिनन, डकोरा आर्ट, कोकोनट सेल ज्वेलरी और लेदर वर्क। ये सभी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अमर कुटीर हाथ से बनाई हुई चीज़ों को बेचने की एक दुकान है। नेक्स्ट है म्यूजिक ऑफ पोल्स ऑफ शांति निकेतन, संगीत के बारे में, कि बंगाल की ये जगह जहाँ पर शांति निकेतन पड़ता है, इसको बोल सिंगर्स की वजह से जाना जाता है। और हम खुशकिस्मत है कि हम बोल सिंगर से भी वहाँ पर मिले। एक पेड़ के नीचे एक बोल सिंगर्स को हमने गाते हुए देखा। उनको गाते हुए सुनना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो गाना गा रहा था एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गाना। मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मैंने इस पोस्ट पर एकला चलो रे, इस गाने पर पूरा लेख लिख दिया। अब आती हैं ट्रैवल ट्रिप्स, यात्रा करने की कुछ टिप्स। शांति निकेतन बहुत ही अच्छे से रेल और रोड के द्वारा कोलकाता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले बोलपुर स्टेशन पर पहुँचना होगा। ये शहर से थोड़ी सी ही दूरी पर है। इनफैक्ट बोलपुर स्टेशन खुद ही इस पूरे शहर की पहली झलक है, यानी पहली झलक बोलपुर स्टेशन ही है इस पूरी शांति निकेतन की। हम जब वेस्ट बंगाल में पहुँचे तो हम यहाँ के शहर के एक टूरिस्ट लॉज में रुके, जो कि बहुत से कुछ जगहों से सिर्फ पैदल यात्रा की ही दूरी पर है, मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यहाँ पर बैटरी ऑपरेटर रिक्शा हैं और टुक टुक भी अवेलेबल है। ये चैप्टर लिखा है अनुराधा गोयल ने। ये राइटर थी जिन्होंने इस पूरे जर्नी को महसूस किया। यहाँ पे इन्होंने जानकारी ली थी और ब्लॉग लिखा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।